पुलबंगश के आज़ाद मार्केट में एक सर्वोदय कन्या विद्यालय जो अब दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया है। हमारे साथ साहिद जी हैं जो पिछले 8 साल से इस पूरे चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार इनकी कोशिश है कि जो स्कूल को मर्ज किया गया है उसको वापस उसी स्थिति में लौटा दिया जाए, जिससे बड़ा हिंदू राव के लगभग 800 बच्चे जो कि उस स्कूल में कभी तालीम हासिल करते थे वापस अपने स्कूल जा सके। मेरे साथ साहिद जी खुद मौजूद हैं। साहिद जी, एक बात बताइए, दरअसल ये पूरा मामला क्या है और विस्तार से अगर आप हमें इस पूरे मामले को बता सकें। देखिए, दिल्ली के आज़ाद मार्केट इलाके में पुलबंगश पे ये सर्वोदय कन्या विद्यालय है, लड़कियों का स्कूल है, जो तकरीबन आज से 8 साल पहले बिल्डिंग को के डेंजर होने की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया था स्कूल को। पहले इस स्कूल को रोशनदार रोड पर एक स्कूल था, वहाँ शिफ्ट करा। वहाँ तकरीबन 6-7 साल तक ये स्कूल चला। फिर उसके बाद इसे प्रताप नगर में शिफ्ट कर दिया गया। तो तब से ये स्कूल जो है आज तक बंद पड़ा है अपनी जगह पर, और इसके लिए जो भी कोशिशें मेरी लगातार जारी रहती हैं, इसके लिए मैं करता रहता हूँ, जो भी किसी तरीके से स्कूल दोबारा बन जाए, दोबारा चालू हो जाए स्कूल। बड़ा हिंदू राव के कितने बच्चे होंगे जो उस स्कूल में उस वक्त तालीम हासिल करते थे? देखिए, तकरीबन 600-700 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, और तभी सभी नियर बाई जो इलाके हैं, जितने भी बाड़ा हिंदू राव से लगते हुए इलाके हैं हमारे, सब आसपास के ही बच्चे थे जो यहाँ जाते थे। और क्योंकि लड़कियों का स्कूल है तो ज़्यादातर लड़की यहीं जाती थी आसपास। जब से ये स्कूल दूर गया है, मैंने एक RTI लगाई थी, RTI में पता करा कि प्रताप नगर जो स्कूल जहाँ अब ये स्कूल चल रहा है वो तकरीबन यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है। जी। दिल्ली सरकार से क्या आपने इस बाबत कभी बातचीत की या फिर बात करने की कोशिश की? दिल्ली सरकार से कोई सवाल आपने किया, कोई जवाब आपको मिला? हाँ, नहीं, मेरे अब जो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को और एजुकेशन डायरेक्टर को, सबको जो लेटर दिए, और हमारे जो MLA साहब हैं इनको भी लेटर दिया है, वो तो बड़ी पॉजिटिव जो है वहाँ से वेव्स आ रही हैं, और लग रहा है कि अब जल्द इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होगा। 8 सालों में आपने कहाँ कहाँ दरवाज़ा खटखटाया, किन किन के पास गए, और जो आपने प्रयास किए आपको लगता है कि कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आपने बताया कि आपने RTI लगाई, RTI में कई सारे जवाब आए, तो मुझे आप बता सकते हैं कि RTI में आपने क्या ऐसा पूछा था, किन मुद्दों को उठाया था? सबसे मेन जो रहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, के बच्चों को विदिन 2 किलोमीटर के अंदर अंदर उनको एजुकेशन दी जाए। तो इसी को लेकर सबसे पहले मेरा सवाल उनसे ये था कि स्कूल का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इस एरिया से जहाँ से स्कूल अब शिफ्ट हुआ है। तो पता चला कि स्कूल यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे MCD के में 5th क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो देखते हैं कि हमारा स्कूल तो बहुत दूर है, तो यहाँ जाकर के पेरेंट्स भी, क्योंकि आपको पता समझते हैं आप कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतनी जल्दी से इतनी दूर भेजना एकदम से मुश्किल सा हो जाता है। और मैं समझता हूँ हर कम्युनिटी के अंदर लड़कियों को एकदम से इतनी दूर भेजना, और आजकल जो लोग सरकारी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो रोज़ाना महीने के 2,000-3,000 सिर्फ इस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं कि बच्चों को जाने आने के ऊपर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आपने क्या RTI में आपसे जो सवाल पूछा, तो RTI में क्या आपको ये बताया गया कि ये स्कूल किस वजह से बंद किया गया या किस वजह से इसको शिफ्ट किया गया? जी, RTI में इन लोगों ने बताया कि ये स्कूल जो है डेंजर घोषित होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है जी। और 2016 के अंदर ही डिमोलिशन के ऑर्डर हो गए थे। 2016 में ही इसको डिमोलिश करने के ऑर्डर हो गए थे। तो क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की सरकार से कि जब स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसमें स्कूल चलने लायक नहीं है, तो क्या और कब दिल्ली सरकार इसकी मरम्मत कराएगी या फिर उसकी जगह पे कोई नया स्कूल बनाए? इस बाबत आपने सवाल किया? नहीं, बाकायदा कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है, और लास्ट टाइम MLA साहब से मीटिंग हुई थी, और MLA साहब ने जो है, किससे मीटिंग हुई? MLA हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं सोमदेव शर्मा जी, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने रामनिवास गोयल जी जो हमारे विधानसभा स्पीकर हैं, उनको लेटर लिख करके इस पर बहुत जल्दी एक्शन कर लेने की बात करी है, और बहुत अच्छा से दिलासा भी दिया है, और उस पर वो वर्क कर रहे हैं। और मेरे साथ जाकर के इन्होंने मीटिंगें भी करी, एजुकेशन डायरेक्टर से भी मिले जाकर के कि भैया स्कूल है और जल्दी से जल्द इसको जो भी इस पर डिसीजन लेना है, अगर इसकी मरम्मत करनी है तो मरम्मत की जाए, और स्कूल को बनाना है दोबारा तो बनाया जाए। क्या बताया शिक्षा मंत्रालय ने आपको? उन्होंने यही बताया कि कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं नीचे के, वो दुकानें खाली नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल बनने में अड़चन आ रही है। जी, तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप इस एरिया में हैं जहां से आपने बताया कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहां से जाते थे, तो सवाल ये भी है कि आपने इस मुद्दे को उठाया, इस बात को उठाया, तो ये भी पूछा जाना चाहिए आपसे कि मतलब व्यक्तिगत या फिर समाज सेवा किस वजह से इसको उठा रहे हैं? ये तकरीबन 6 साल से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एडवाइजरी बोर्ड में मैं मेंबर हूँ,
और सोशल वर्क जो भी मुझसे हो सकता है अपनी ज़ात से करने की मैं कोशिश करता हूँ। और ख़ास तौर पे लेकर एजुकेशन को लेकर के मेरा इस पे पूरा फोकस रहता है। मिशन तालीम के नाम से एक एनजीओ पूरी दिल्ली में काम कर रही है, उसके अंदर भी मेंबर हूँ। बच्चों के ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन करवाने, फीस वापसी की स्कीम होती है दिल्ली गवर्नमेंट की, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों तक मतलब उस स्कीम को पहुँचाना, इसकी जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी करता हूँ। तो ये स्कूल क्योंकि मेरा नियर बाई है तो मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है कि ये एक स्कूल है। एक तो पुरानी दिल्ली के अंदर जगह ही नहीं है कि नए स्कूल बनाए कहाँ से, और जो पुराना स्कूल है वो बंद हो जाए और वो अगर नहीं खुल रहा है, नहीं चल पा रहा है किसी वजह से, तो एक बहुत इसकी वो तड़प होती है कि भाई ये स्कूल किसी तरीके से खुलना चाहिए। क्या मुझे बता सकते हैं, आपने बताया कि लगभग 600-700 बच्चे यहाँ से वहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, तो क्या मुझे अब मौजूदा आंकड़ा बता सकते हो कि कितने बच्चों ने पढ़ाई कि कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी या फिर कितने बच्चे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो गए? देखिए आरटीआई में आप भी जानते हैं सीधा सीधा जवाब तो लोग देते नहीं हैं, बहुत शॉर्ट करके जवाब देते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो लगाई थी आरटीआई, उसके अंदर ये जवाब आया कि 250 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। जी। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया हो? नहीं, तकरीबन जवाब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गए हैं। जो मुझे सवाल उनसे पूछने थे, जो मुझे जवाब चाहिए तकरीबन तो मिल गए मेरे को। उम्मीद है आपको सरकार से कि वहाँ पर नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा? अब आप लोगों ने इस मेरी आवाज़ को इतनी दूर तक ले जाने की करी है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ मेरी कोशिश है, कुछ आप लोगों के ज़रिए से जो मेरी आवाज़ आगे तक जाएगी तो स्कूल को इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी कुछ ना कुछ राह मिलेगी। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप शाहिद जी को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि लगातार वो पिछले 6-7 सालों से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा स्कूल जहां पर लगभग 6 से 700 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, उस स्कूल को यहां से 5 से 6 किलोमीटर दूसरी जगह एक दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और लगातार इनका ये प्रयास है, दिल्ली सरकार से ये लगातार ये मांग कर रहे हैं और साथ ही कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी उस स्कूल का निर्माण हो। और हम आपको उस लोकेशन पर भी ले चलेंगे जहाँ पर ये स्कूल है और वहाँ पर दिखाएंगे आपको कि आखिरकार बच्चों को किस तरीके से परेशानी हो रही है और जो बिल्डिंग है उसकी मौजूदा स्थिति अभी कैसी है। आप देख सकते हैं कि स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, लोहा सड़ चुका है और साथ ही फर्नीचर है वो पूरा फर्नीचर टूट फूट चुका है, और दूसरी तरफ जो मेज़ें हैं वो भी टूट फूट चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेंचें हैं जो आप देख रहे हैं, इस पर साल 2016 तक बच्चे यहाँ आते थे, इन पर बैठते थे, तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब ये बेंचें कबाड़ हो चुकी हैं। और इनके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऊपर प्लास्टर है वो झड़ना शुरू हो गया है। लगातार इलाके के लोगों का ये प्रयास है कि कैसे भी करके इस बिल्डिंग को दोबारा से रेनोवेट किया जाए या फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। और ये जो आप देख सकते हैं कि इस पर जो कोटेशन लिखे हुए थे, या जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार या दूसरे अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो इसके साथ ही साथ एक और अधिकार है, वो है राइट टू एजुकेशन, यानी हर बच्चे को तालीम का अधिकार। हालांकि जब से ये स्कूल बंद है तब से इस अधिकार से वो महरूम हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं इलाके के बच्चे और उनके गार्जियन की वो जल्दी से जल्दी इस स्कूल के रिनोवेशन का काम शुरू हो पाए और ये बच्चे पढ़ना शुरू करें। पुरानी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि पुरानी इमारतें जो जर्जर हो जाती हैं, खंडहर हो जाती हैं, ठीक कमोवेश स्थिति आज वैसी ही है। और ये सर्वोदय कन्या विद्यालय की आप स्थिति देख सकते हैं। दिल्ली के कई सारे सर्वोदय कन्या विद्यालय ऐसे हैं जो आज तालीम के मामले में नंबर 1 स्कूल बने हुए हैं। चाहे दिल्ली के रिजल्ट की बात की जाए तो वो भी अपने आप में बहुत बेहतर आ रहे हैं और लगातार दिल्ली सरकार के जो प्रयास हैं वो भी रंग लाते दिख रहे हैं। लेकिन एक प्रयास की जरूरत इस स्कूल के लिए भी है, जो प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से होना चाहिए और इलाके के लोग लगातार ये मांग भी कर रहे हैं। और आप दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये स्कूल की कुछ किताबें हैं जो आप देखिए कि इस समय यहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। ये किताबें कब से यहाँ पर हैं और कब इनको बोरियों में भरकर यहाँ पर स्टोर में डाल दिया गया था। इन बक्सों में बहुत संभव है कि किताबें हों या फिर प्रैक्टिकल के सामान हों, लेकिन वो सारे के सारे अब जर्जर हो चुके हैं। ये जो आप देख सकते हैं कि ये पुलबंगस की एक लाइब्रेरी का हिस्सा है जिसके अंदर कुछ किताबें हैं, ये ताले हैं जो टूट चुके हैं, इसकी जो डोर है वो भी पूरा टूट चुका है। बच्चे यहाँ पर आते हैं और बंद दरवाजे से वापस लौट जाते हैं। लगातार वो यही उम्मीद लगाते हैं कि काश एक दिन ऐसा होगा जब हमारा स्कूल खुलेगा, हम वापस तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। और आज यही वजह रही कि हमें इस स्कूल में आना पड़ा, यहाँ की सच्चाई दिखानी पड़ी। और आप देखिए जो हम दिखा रहे हैं स्थिति बिल्कुल ही वैसी है। लगातार इलाके के लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों में कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। साल 2016
2016 में जब ये स्कूल बंद किया गया था उस वक्त ये उम्मीद जताई गई थी कि जल्दी इस स्कूल के रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा और इस स्कूल को 1 से 2 साल के अंदर वापस शुरू किया जा सकेगा। लेकिन 16 से अब आप देखिए धीरे धीरे करके 7 साल बीत गए और 600-700 बच्चे जो इस स्कूल में कभी तालीम हासिल किया करते थे वो आज दूसरे दूर से दूर स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं। आपको बच्चों के पास ले चलूँगा, बच्चों की भी जो आप बीती है, उनका दर्द है वो भी सुनाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। इस स्कूल में पढ़ने वाली अनहा मेरे साथ हैं। अनहा, एक बात बताइए, ये स्कूल आपका स्कूल है, किस क्लास में थे जब आप इस स्कूल में पढ़ाई करते थे और ये स्कूल जब बंद हुआ तो उसके बाद कैसा लगा आपको? जब हम यहाँ पढ़ते थे तो मैं फर्स्ट क्लास में थी और जब यहाँ से गए तो मतलब यहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मतलब जैसे हम रिक्शे से जाते हैं तो रिक्शे में लड़के भी बैठते हैं और मतलब बहुत वियर्ड फील होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं और कहाँ पे पढ़ रही हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ रही हूँ प्रताप नगर में। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि ये स्कूल जो आपके घर के पास है ये जल्दी शुरू किया जाए जिससे आप आगे की तालीम इसी स्कूल में हासिल कर पाएँ? हाँ, मन करता है इसी स्कूल में आने का? हाँ, स्कूल में मन करता है आने का। अच्छा, ये कमरे जो आप देख रही हैं बंद हैं, मुझे बता सकती हैं ये कई सारे कमरे हैं, कौन से वाले क्लास में आप और कौन से वाले कमरे में आपकी क्लासेस चलती थी? उस वाले क्लास, सेकंड वाले उसमें। अच्छा, जिसमें ताला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो साफ तौर पर आप अनहा को सुन सकते हैं। अनहा का जो दर्द है, जो आप बीती है, वो हमें बता रही हैं कि उनके घर के पास ये स्कूल कभी हुआ करता था। वो उस समय क्लास 1 में यहाँ पर पढ़ती थी। आज अनहा क्लास 8 की स्टूडेंट हो चुकी हैं, लेकिन वो लगातार उनकी जो बात है या जो उनसे हम लगातार बात कर रहे थे तो उनका जो दर्द है वो उनकी बातों में, उनके अल्फाजों में साफ तौर पर झलक रहा है। अनहा जैसे कई सैकड़ों बच्चे हैं जो लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि उनके इलाके का स्कूल जल्दी खोला जाए जिससे वो आगे की तालीम अपने घर के बगल के स्कूल में हासिल कर सके। आज़ाद मार्केट के पुलबंगस इलाके का ये वो स्कूल है जहाँ पर इस समय मेरी मौजूदगी है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय साल 2016 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया। दलील ये दी गई कि इस स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है जिस वजह से ये हादसे का शिकार हो सकती है और इस दलील के साथ इस स्कूल को बंद कर दिया जाता है। सवाल ये है कि इस स्कूल के बंद होने के साथ साथ कई सारी चीज़ें बंद हो गई। स्कूल में बच्चों को जो तालीम मिलती थी वो बंद हो गई, साथ ही जो इलाके के बच्चे जो यहाँ पर आते थे उनका आना जाना बंद हो गया और साथ ही अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर गई। सवाल ये कि जो बच्चे हैं, जो लगभग 600 से 700 जो बच्चे हैं वो अब इस इलाके से दूर लगभग 6 से 7 किलोमीटर उन बच्चों को यहाँ से जाना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे बच्चे मुस्लिम डोमिनेटेड ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि तालीम को लेकर कई बार सवाल ये उठते हैं कि जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं वो अपने घर से काफ़ी दूर जाने में सक्षम नहीं है। कई बार परिवार भी उनको दूर भेजने में अपनी मंजूरी नहीं देता है। तो सवाल ये है कि ये बच्चे जो कल देश का भविष्य हो सकते हैं वो आखिरकार उनसे ये स्कूल क्यों छीना गया, क्यों उनसे उनकी ज़रूरी जो तालीम है वो छीनी गई, क्योंकि तालीम से ही एक बुनियाद बनती है और बुनियाद जब बनती है तो वो बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बन सकते हैं और बनते भी हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यूपीएससी के अंदर कई इस मरतबा ऐसा हुआ है कि कई सारे मुस्लिम बच्चों ने इस बार आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और सवाल ये भी है कि उसमें मेवात जैसे इलाकों से भी कई बच्चे आते हैं जो इस बार आईएएस बने हैं। तो साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं कि 2016 तक ये स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ये कन्या विद्यालय है, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की कई सारी लड़कियाँ यहाँ पर तालीम हासिल करने आती थीं, लेकिन अब इस स्कूल को बंद कर दिया गया है और इस स्कूल को दोबारा से चालू करवाने के लिए, इस स्कूल को दोबारा से खुलवाने के लिए लगातार इलाके के शाहिद हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस बाबत वो शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, वो एमसीडी के अधिकारियों से मिले हैं, कई दूसरे अधिकारियों से मिले हैं। लगातार वो पिछले 5-6 सालों से आरटीआई डाल रहे हैं लगातार और इस बाबत वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि इस स्कूल को दोबारा से खोला जाए। लगातार उनको ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्दी इस स्कूल को खोला जाएगा। लेकिन एक समस्या जो सरकार के सामने आ रही है वो ये है कि सरकार का ये कहना है कि इस स्कूल के अहाते से, इस स्कूल की दीवार से लगे हुई कई सारे दुकानें हैं जो कि अभी चल रही हैं, उन दुकानों को नहीं छेड़ा जा सकता है, जिससे इस स्कूल के दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन होने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब से ये स्कूल बंद हुआ है, इलाके की कई सारी मुस्लिम बच्चियों को, जो लगभग 600 से 700 की
आबादी में जो मुस्लिम बच्चियां थी उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको अपने घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, मुझे बताया गया कि आप इस स्कूल के बारे में आपको अच्छी खासी मालूमात है, तो मुझे बताइए ये स्कूल कब से चल रहा है? कहा यह जा रहा है कि आज़ादी के समय ये स्कूल बनाया गया था, तो मुझे 2-4 चीज़ें आप बताइए। ये स्कूल क्यों बंद किया गया, कब बंद किया गया और दलील क्या दी गई? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है जी। और मैंने तकरीबन 7 साल इस स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चों की मेंटेनेंस, पेरेंट्स वो भी रहे होंगे इसमें। और ये जो है स्कूल इस वजह से बंद करा गया था कि, और हकीकत है कि आज़ादी से पहले का स्कूल है, 104 लड़कियों ने यहाँ से नाम कटा चुके हैं जब ये ट्रांसफ़र हुआ स्कूल का। जब ये फ्लाईओवर बनने की तैयारी हुई तो हमसे ये कहा गया कि भाई ये जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो ये स्कूल रिनोवेट हो जाएगा। तो सब बच्चों ने इस स्कूल को जो है रोशनारा रोड पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसी दौरान गरीब बच्चे पढ़ते हैं सारे, भाई गवर्नमेंट के स्कूल में क्यों पढ़ेंगे बच्चे? वही लोग पढ़ेंगे ना जिनके पास कुछ नहीं होता, गरीब बच्चे पढ़ते हैं सारे। अब उनके पेरेंट्स 10 रुपये आने के और 10 रुपये जाने के देते हैं। 600 रुपये महीना हो गए। 600 रुपये महीना देने के लिए इतनी परेशानी होती है, उन्हें इतनी परेशानी होती है। उनके पेरेंट्स भी, मैंने 117 बंदों के जो नंबर लिख रखे हैं, कभी आपसे मेरी जब शाहिद भाई बुलाएंगे हमारे तो मैं उनके सबको बुलाऊंगा और आप उनसे पूछना उनका दर्द। उसके बाद रोशनार रोड से फिर ये प्रताप नगर शिफ्ट कर दिया गया स्कूल, और आज तक अगर ये ना भी बने, अगर ये रिनोवेट हो जाए तो सारे बच्चे तकरीबन जो 104 घर बगैर पढ़े लिखे रह गए हैं सर, सिर्फ इसलिए कि अगर ये रिनोवेट हो जाए थोड़ा सा भी। हालांकि हमारे जो सोमदत्त जी MLA साहब हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश इसके बारे में करी थी, उनसे हमारी बहुत टाइम से कोई बात नहीं हुई। इसी बात को लेके भाई शाहिद है हमारे और बहुत सारे लोग, ये हामिद भाई खड़े हुए हैं, ये भी इस स्कूल में बहुत खिदमत करी है। हम सारे लोग मिलके एक दिन सोमदत्त जी के यहाँ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में क्या है, क्योंकि मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे शाहिद साहब बता रहे हैं कि वैसे ही मुसलमान बच्चियों में ख़ास तौर पर तालीम को लेकर या परिवारों में उतनी जागरूकता होती नहीं है, या होती भी है तो कई बार परिवार उनको बाहर भेजने से, दूर भेजने से गुरेज करते हैं, जैसा शाहिद भाई ने भी मुझे बताया। तो क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है कि इस दूरी के चलते कई परिवारों ने अपने बच्चों को दूर भेजने से इनकार कर दिया है या मना कर दिया है, उनके नाम कटा दिए हैं? जी सर, यही बात है। दरअसल क्या है कि यहाँ पे मैं बताया ना आपको कि बाड़ा हुआ, नवाबगंज हुआ, नया मोहल्ला हुआ, या बेरी वाला बाग हुआ, या ये हाथी खाना हुआ, ये सारे लोग जो है ना अपने करीब में ही, क्योंकि जवान बच्चों को कहीं भी हमारे तुम्हें इस्लाम धर्म में पढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है यही, बहुत दूर की बात। तो जब ये स्कूल ट्रांसफ़र हुआ इसका तो 114 बच्चियों ने नाम कटा लिया। अब जब 114 बच्चियों ने नाम कटाए तो सर उनके जो है ना परिवार, अगर माँ पढ़ती है तो बच्चा पढ़ता है, बाप के पढ़ने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना माँ के ना पढ़ने से इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से 114 बच्चों ने नाम कटाए। आज तक बहुत सारे लोग इस उसमें बैठे हुए कि स्कूल चालू हो तो हम अपने बच्चों का फिर दोबारा से किसी जगह पर दाखिला नहीं करवाया? कराए नहीं सर, वो बहुत दूर है। बता तो रहे हूँ कि रोशनारा रोड, जो रोशनारा रोड वो बच्चियाँ जा नहीं पाई, उन्होंने नाम कटा लिया। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो ये तुम्हारा प्रताप नगर है ना मेट्रो स्टेशन, इसके अंदर अब यहाँ पे सारा माहौल ऐसा है कि वहाँ पे बच्चों को भेजना मुनासिब है ही नहीं। आजकल तो रोड पे बच्चे चलते हुए कितना डर लगता है, तुम्हें पता है। वो लोग ऐसा है कि भाई वहाँ पे बच्चों को, इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों का नाम कटाना बेहतर समझा, पढ़ाना बेहतर नहीं समझा। शाहिद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कुछ RTI का भी हवाला दिया। इन्होंने हमें कुछ RTI दिखाई जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि स्कूल की बिल्डिंग पुरानी है जिस वजह से इसको बंद किया जा रहा है। तो इनके साथ साथ क्या आपने भी कुछ प्रयास किया है? आपने सरकार के कुछ लोगों से मिले हैं, कोई अधिकारियों से मिले हैं? देखो, जब मैं MLA सोमदत्त जी के साथ रहता था जी, MLA सोमदत्त जी ने बहुत इसके लिए पहले बहुत सारे काम अधिकारियों से भी उनके साथ में मिला जाने के। तो ये हुआ कि जब ये फ्लाईओवर बन दिया था तो इस बनने के बाद हम इस स्कूल के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने बनाने के लिए बात करी तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने बताया, कहने लगे भाई अगर ये स्कूल नहीं भी बन सकता तो इसे रिनोवेट करा दें। क्योंकि मैं खुद इसमें जो ऊपर का प्लास्टर कई बच्चियों के सर में लगा, 12 टाँके आए, मैं खुद लेके गया उन्हें हॉस्पिटल। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो इंजर्ड हो गई इसके अंदर, जिनके मैं खुद जाके हॉस्पिटल थे उनको, एक यहाँ पे जो मैडम थी वो, उनके पास नंबर था मेरा, तो मैं हॉस्पिटल से जाना करता ही हूँ। तो इसी वजह से बहुत सारी बच्चियों के, अगर ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग इतनी ख़तरनाक है या डेंजर घोषित कर दी है, अगर इसे रिनोवेट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब ये फ्लाईओवर बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, कहने लगे भाई ये गिर जाएगी,
सारा फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया, तकरीबन चालू हुए भी इसे 3-4 साल हो गए। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। जब ये काम कर सकते हैं तो बच्चे तो 4 घंटे के लिए पढ़ाई कर सकते हैं ना आगे। जब बहुत सारे लोग अपनी दुकान चला सकते हैं या सारे कारोबार कर सकते हैं तो स्कूल भी 4 घंटे 6 घंटे के लिए चल सकता है, ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, ये हामिद भाई हैं हमारे। हामिद जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे, और इस स्कूल के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। भाई जी मेरी 4 बच्चे यहाँ पढ़ के गई है और मैं यहाँ पीटीए मेंबर रह चुका हूँ और कैशियर भी रह चुका हूँ मैं यहाँ। ऐसी बात नहीं है, जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि आपने पूछा कि दूर भेजने की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये यहाँ जो कौन सा इलाका कहला था, ये प्रताप नगर रास्ते में इतने स्मैकिया बैठते हैं कि उसमें ख़तरा है सबसे ज़्यादा बच्चियों को भेजने में, जिसके तो बच्चे को नहीं भेजेगा। आते आते इसमें क्या बैठे रहते हैं तो लड़कियां कैसे जाएंगी वहाँ। इसीलिए हम चाहते हैं किसी तरह से कि ये स्कूल चालू हो जाए। और काफ़ी खिदमत करी मैंने, करीब 10-12 साल में जो है यहाँ पीटीए मेंबर रह चुका हूँ, कैशियर भी रह चुका हूँ, अपना हर चीज़ में चेक में आना जाना बैंक में। और भाई आरिफ भी वो काफ़ी खिदमत कर चुके हैं यहाँ। ऐसी बात नहीं, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं मगर दूर होने की वजह से नहीं भेज पा रहे और कोई बात नहीं है। साहिद जी भी हैं। साहिद जी, चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल यही लूँगा, पिछले 5-6 साल से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार आप बता रहे हैं कि सुन भी रही है, लेकिन कोई माकूल जवाब या फिर कोई माकूल ऐसा उनकी तरफ से प्रयास होता हुआ दिख नहीं रहा है जिससे आपको तसल्ली मिले या फिर इलाके के लोगों को ये भरोसा दिया जा सके कि हाँ ये स्कूल चालू हो जाएगा। अगर सरकारें नहीं सुनती हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? सर देखिए, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें गलती जो है ना, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि एमएलए की गलती है या काउंसलर की गलती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गलती है। मेरा मानना ये है कि इलाके के लोगों की गलती है। आप क्या करते हो, कभी एमएलए के पास नहीं जाते, कभी काउंसलर के पास नहीं जाते, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जाके मिलते नहीं हो, अपनी बात रखते नहीं हो। हाँ, जब वो तुम्हारे इलाके में आएंगे कभी राउंड करने तो आप पकड़ के खड़े जाओगे, जी ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं। अच्छा, वो जो ज़ुबानी बात होती है वो ज़ुबानी होती है, उसका कोई मतलब अगर राइटिंग में नहीं है तो उसका कुछ अमल नहीं होता। अब जब से मैंने इसमें कॉरस्पॉन्डेंस शुरू करी है, उनको लेटर दिए हैं, तो उस पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि इस पर कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम होगा। और अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि अगर मुझे लगता है कि हाँ आखिर में कि हाँ अब मेरा काम यहाँ से नहीं हो रहा, तो मैं सीधा इसको लीगली इसको जो भी मुझे एक्शन लेना है इसके लिए कोर्ट का रुख करना पड़ेगा मेरे। Myself advocate Sayyid Saif Ali Jafri. I along with Sayyid Shahid Raat, who is a social activist, we have gone through each and every parlance that were there under our control for the school, that is Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya. We have moved an RTI regarding the school, and there are various other steps that we will gonna take if no action would have been taken on the application which was being moved by us on the present school situation that is basically for girls. सर, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के तकरीबन 100 से ज़्यादा जिनके नंबर वगैरह मेरे पास हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। अभी दरअसल मैं बाहर गया था, दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली था, तो उससे पहले वो मिलने आए थे। तो सोमदत्त जी से मैंने उन्हें मिलाने के लिए एक वक्त सोमदत्त जी से लूँगा और उन सबको मिलाऊंगा, और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, मेरे बड़े भाई हैं शाहिद भाई, बहुत अच्छे दोस्त हामिद भाई हैं, और जो मैं भाई शाहिद से वो बल्कि भाई शाहिद खुद हमारे साथ होंगे। वो उन पेरेंट्स, देखो ऐसा होता है ना, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जब वो जाते हैं या बच्चे जाते हैं, उनका दर्द मैं बयान नहीं कर सकता, भी महसूस कर सकता हूँ मगर बयान नहीं कर सकता ना, वो आप समझ पाओगे। वो बच्चे जब उनके पास जाएंगे, हमारे एमएलए साहब के, हमारे काउंसलर के पास जब जाएंगे ना, तो उनको जब वो अपने दर्द का एहसास दिलाएंगे तो शायद ये काम बहुत जल्दी हमारी सोच से पहले हो सकता है इंशाल्लाह, हमें ये उम्मीद है। और सोमदत्त जी भी बहुत अच्छे एमएलए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो शाहिद भाई ने कहा ना, ये बिल्कुल रियल है कि कोई आदमी अगर सोमदत्त जी से अपने दिल की बात करे तो ऐसा नहीं कि वो सख्त मने कर देगा, क्योंकि 7 साल में पूरे सोमदत्त जी को मैंने अपने साथ साना बसाना रहा हूँ। मतलब 7 साल में मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि उस शख्स से किसी ने कहा हो, चाहे जैसे ये झूले देख रहे हो आप, जो भी इस काम को भी कहा, उस शख्स ने कभी मने नहीं करा। ये भाई शायद सही कह रहे हैं कि हमारी स्थानीय लोगों की गलती है कि हम लापरवाही की वजह से कोई काम ना तो करा पाते और ना कर पाते। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। भविष्य तभी सुधरता है जब बुनियाद मजबूत होती है, और बुनियाद हमेशा मजबूत होती है जब तालीम मिले, और तालीम तभी मिलेगी जब बच्चे स्कूल का रुख करें, और स्कूल का रुख वो तभी करेंगे जब स्कूल खुले।
इलाके के लोगों को उम्मीद है, इनको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस स्कूल का दोबारा से रिनोवेशन होगा और बच्चे तालीम हासिल करने के लिए इस स्कूल का रुख कर पाएंगे। फिलहाल तहज़ीब टीवी की पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। नमस्कार।